Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 16th of June 2020 Tuesday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is don't stress, do your best and forget the rest. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. COVID impact WPI enters deflation zone after 4.5 years. As per the recently published data, wholesale price index entered the deflationary zone in the month of May. तो जून में जो मई का डेटा रिलीज़ हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स को लेकर के, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर के, उसके अकॉर्डिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स में डिफ्लेशनरी सिचुएशन देखी गई है और ये कॉन्ट्रैक्शन 3.2% का हुआ है मई के महीने में। अगर हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल के मंथ का डेटा रिलीज नहीं हो पाया था। द ओवरऑल WPI वाज नॉट अवेलेबल फॉर अप्रैल दिस ईयर ड्यू टू द लॉकडाउन। तो जून में जो मई का डेटा रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स 3.2% से कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये पिछले 4.5 सालों में सबसे बड़ा डिफ्लेशनरी मार्क है। अब इस न्यूज़ की क्या मीनिंग है? अगर हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स डिफ्लेशनरी जोन में एंटर कर गया है तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन इकोनॉमी? जनरली अगर हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स डिफ्लेशनरी होता है या गिरता है या नेगेटिव जोन में जाता है, देन इट मे ट्रांसलेट इनटू द लो रिटेल इन्फ्लेशन समटाइम्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स की वजह से कभी कभी हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी निगेटिव जोन में एंटर कर जाता है या उसकी वजह से हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन होती है वो बहुत कम हो सकती है, कभी कभी ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स। हम पिछले डिस्कशन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ बेसिकली एन इंडेक्स, एक इंडेक्स होता है जैसा कि हमारा CPI होता है, दैट मेजर्स एंड ट्रैक द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन द स्टेज बिफोर द रिटेल लेवल। Before the retail level means goods that are sold in bulk and traded between the different entities like wholesaler, distributors and small traders before actually it arrives to the eventual customer or ultimate customers. मीन्स अगर इवेंचुअल कस्टमर से के पास कोई भी गुड्स या कोई भी प्रोडक्ट पहुंचता है उससे पहले वो होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनके बीच में उसमें आपस में ट्रेडिंग होती है उस प्रोडक्ट की। पहले फैक्ट्री से निकलेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद से फिर वो होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर के बाद से फिर वो रिटेलर के पास जाएगा। इतनी प्रोसेस के थ्रू कोई गुड्स अल्टीमेटली आप तक कंज्यूमर तक पहुँचता, फिर रिटेलर से कंज्यूमर खरीदते हैं। इसको बोलते हैं पूरा सप्लाई चेन। तो इवेंचुअल कस्टमर उसको ख़रीदे या कंज्यूमर उसको ख़रीदे उससे पहले भी उसकी कई बार ट्रेडिंग होती है। तो उस ट्रेडिंग में क्या उस पर्टिकुलर गुड का प्राइस है उसको मेजर करता है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स। डेफिनेटली अगर डिस्ट्रीब्यूटर का फैक्ट्री से ले रहा है और वो होलसेलर को बेचेगा तो वो भी कोई मार्जिन अर्न करेगा, होलसेलर जब रिटेलर्स को बेचेगा तो वो भी कोई मार्जिन अर्न करेगा। तो जो इन सब के बीच में जो सप्लाई चेन इंटरमीडियरीज होते हैं, इनके बीच में जो प्राइस जो सेट होता है उसको मेजर करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। आपको नाम से ही लग रहा होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो बहुत सिंपल टर्म्स हैं, इट इज़ एन इंडेक्स दैट मेजर एंड ट्रैक द चेंजेस इन द प्राइजेस ऑफ द गुड्स इन द स्टेज बिफोर रिटेल लेवल्स एंड दैट हैपन्स बिटवीन द इंटरमीडियरीज ऑफ द सप्लाई चेन। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? दैट जनरली ट्रांसलेट इनटू लो रिटेल इन्फ्लेशन। अगर हमारे होलसेलर को प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, कंज्यूमर हमारे रिटेलर्स को सस्ता मिल रहा है, तो कई बार ऐसा होता है और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो हमारे रिटेलर्स तक भी सस्ता पहुँचे। हाँ, अगर बीच में किसी ने होर्डिंग नहीं करी या किसी ने अपना प्राइस मार्जिन नहीं बढ़ाया तो सम टाइम इट मे लीड्स टू द लो रिटेल इन्फ्लेशन। तो अगर लो रिटेल इन्फ्लेशन होगी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन, दोनों ही कंडीशन किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो जो अब एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स डिफ्लेशनरी जोन में जा रहा है तो इट मे और इट डेफिनेटली एंड फॉर श्योर ट्रांसलेट इनटू लो रिटेल इन्फ्लेशन। हमारी इन्फ्लेशन लो होगी, जिसकी वजह से RBI जो है वो एक अनदर और एक फर्दर अपनी नई मॉनेटरी पॉलिसी में एक अनदर और फर्दर रिटेल कट ला सकता है और वो रेपो रेट कट ला सकता है या पॉलिसी कट ला सकता है। वो कितना होगा? 25 बेसिस पॉइंट का होगा।
तो अगर रिटेल इन्फ्लेशन भी लो होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स के कंपैरिजन में और के सीक्वेंस में, तो आरबीआई कैन गो फॉर अनदर पॉलिसी रेट कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 25 बेसिस पॉइंट। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्यों, अगर हमारी इन्फ्लेशन कम हो रही है तो आरबीआई अपने पॉलिसी रेट को या जो हमारा उसका इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट है, उसको क्यों कम करेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको याद हो, आप लिंक कर पा रहे हो, अगर आरबीआई अपनी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में अगर अनदर कट पे जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 25% बेसिस पॉइंट का कट करता है, तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो होगा वो कम होगा, लोन पे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन ज़्यादा लोग लेंगे, इन्वेस्टर्स ज़्यादा लोन लेंगे, लोन ज़्यादा लेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और जब अगर डिमांड बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा इस बात के चांसेस है कि इन्फ्लेशन जो है वो अप टू द लेवल आ जाए, बहुत ज़्यादा लो ना रहे। तो डब्ल्यूपीआई में इस तरह का डिफ्लेशन देखने के बाद में बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली आरबीआई विल गो फॉर अनदर रेट कट इन टू इट्स नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। और अगर हम बात करें डेटा की, तो इतना बड़ा डिफ्लेशनरी जोन या इतनी ज़्यादा डिफ्लेशनरी कंडीशन इससे पहले कब देखी गई थी, 4.5 साल पहले, वो नवंबर 2015 में यही डिफ्लेशनरी कंडीशंस 3.68% की थी। मीन्स नवंबर 2015 में डब्ल्यूपीआई ने 3.68% का डिफ्लेशन शो किया था या रजिस्टर्ड किया था, और उसके बाद से अब मई 2020 में ये 3.2% पे है। ड्यूरिंग दैट टाइम there had been the deflation for over a year, with the sharpest being in the August 2015 at 6.14%। अगर हम बात करें कमोडिटीज़ की, तो सिर्फ कहा जा रहा है ऐसा कि फूड आइटम्स जो हैं उन्होंने पॉजिटिव प्राइस इंक्रीज शो किया है, दैट इज़ 1.13% का। बाकी जितने भी आइटम्स या कमोडिटीज़ हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में, सभी ने डिफ्लेशन या प्राइस डिक्रीज ही रजिस्टर्ड किया है, जिसकी वजह से ये ओवरऑल डिफ्लेशनरी जोन में आ गया है डब्ल्यूपीआई। As per the Aditi Nair, the principal economist at ICRA, the RBI may continue to prioritize alleviating the pain caused by the fall in the economic activity over inflation. So, in another MPC meeting, she is also expecting the rate cut of 25 basis point in upcoming time. हालांकि एज़ पर द एक्सपर्ट, एज़ पर द आदित्य नायर, वो जो रेपो रेट कट्स होंगे या जो पॉलिसी रेट कट्स होंगे वो कितना एफिशिएंटली ट्रांसफ़र होते हैं इवेंचुअल कस्टमर तक, या कितना एफिशिएंटली ट्रांसफ़र होते हैं डिमांड कन्वर्शन में, क्या कमर्शियल बैंक्स उसका ट्रांसमिशन कितनी एफिशिएंटली करते हैं, ये कंडीशन बहुत अनसर्टन है। हो सकता है आरबीआई रेट कट्स कर दे, बट जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो उतने एक्सटेंट तक रेट कट ना करें या बिल्कुल भी रेट कट ना करें। तो उसकी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो बहुत ज़्यादा इस बात के चांसेस हैं कि इन्फ्लेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन और इफ़ेक्टिव ट्रांसमिशन भी बहुत ज़रूरी है इस केस में। अगर इंडिया जैसी इकोनॉमी डिफ्लेशन की कंडीशन में चली जाती है तो इट विल बी द वर्स्ट कंडीशन फॉर इंडिया। However, softening global crude oil prices has increased the coffer box of center and state governments. How? Center and state government both have raised the taxes on all crude oil prices even after the softening of global crude oil prices. तो रिसेंटली हमने देखा था सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे अपना जो टैक्सेस थे उसको भी बढ़ा दिया था क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर, जैसे कि उनका रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ सके। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबल जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस कंटिन्यूअसली फॉल कर रहे थे, लेकिन इंडिया में हमने पेट्रोल और डीजल पर ज़्यादा पेमेंट किया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स इम्पोज कर दिया था, और जो इवेंचुअल बेनिफिट था सॉफ्टनिंग ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस का वो अल्टीमेट कस्टमर तक नहीं पहुंच पाया या रिटेल कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पाया। फॉर द थर्ड मंथ इन अ रो द फ्यूल एंड द पावर कैटेगरी सॉ प्राइस डिफ्लेटिंग। तो अगर हम बात करें फ्यूल एंड पावर कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने कंसिक्वेंटली थर्ड मंथ में भी डिफ्लेशन की कंडीशन शो करी है। दीज केम डाउन बाय 19.83% इन द मंथ ऑफ मे अगेंस्ट 10.12% इन द प्रीवियस मंथ एंड 2.39% इन द मंथ ऑफ March. Petrol, diesel, liquefied petroleum gas all have seen the prices falling in the months of
May. And if we see the wholesale price index year on year basis percentage change, we can easily see the crooked pattern of WPI. आप देख सकते हैं 2015 में -2.9% जून के महीने में था, जो कि मई में कंटिन्यूसली ये जीरो आप देख रहे हैं, जीरो की लाइन है स्टूडेंट, ये जीरो की लाइन के नीचे आ रहा है तो माइनस और उसके ऊपर तो प्लस में है। तो आप देख सकते हैं जून 2015 में ये -2.9 था, जो कि आगे हमेशा से इंक्रीज़ रहा है और अब जाकर के इसने मई में 2020 में -3.21 का डिफ्लेशनरी मार्क रजिस्टर किया है। और डिफ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन से ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन होती है, ज़्यादा ख़राब कंडीशन होती है। तो अगर ये डिफ्लेशनरी कंडीशन होलसेल प्राइस इंडेक्स में कुछ और मंथ्स तक कंटिन्यू रही तो ये आरबीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा इससे ओवरकम कर पाना। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। मे एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट 36%। अगर हम ध्यान दें तो अब रिसेंटली जितना भी मार्च अप्रैल में सबका डेटा अब रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो ओपन हो चुके हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो चुकी हैं, तो डेटा कलेक्शन अब पॉसिबल हो पा रहा है। तो अब जितना भी एक्सपोर्ट को लेकर डेटा है, इकोनॉमी को लेकर जितना भी डेटा है वो अब धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है। तो एज़ पर द रिसेंटली रिलीज डेटा, एक्सपोर्ट ऑफ द इंडिया हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड टू 36.4% इन द मंथ ऑफ मे, स्पेशली ड्यू टू द लॉकडाउन induced by pandemic. While the government says his offers hopes of recovery, but the exporters are still remain doubtful. क्यों डाउटफुल हैं एक्सपोर्टर्स? क्योंकि अभी भी बहुत सारे, अगर आप ध्यान दें तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो कंटिन्यूसली लॉकडाउन के लिए भी इंडिकेट कर रही हैं। पैंडेमिक किस तरीके से इंडिया में बढ़ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या गवर्नमेंट दोबारा लॉकडाउन करेगी, या पैंडेमिक खुद इतना बढ़ जाएगा कि वो कंट्रोलेबल नहीं रह जाएगा, या पैंडेमिक जुलाई महीने के बाद से वो धीमे धीमे कम होने लगेगा। इन सब चीज़ों को लेकर के, इन सारे प्रोडक्शंस को लेकर बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं दे आर स्टिल इन डाउट। बट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये अब आगे आने वाले मंथ्स जो हैं वो रिकवरी रजिस्टर्ड करेंगे। बट अगर हम डेटा को ध्यान से देखें तो ये डेटा के अकॉर्डिंग ये थर्ड स्ट्रेट मंथ का फॉल है एक्सपोर्ट में। पिछले 3 महीनों से एक्सपोर्ट, इंडिया का एक्सपोर्ट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। एक्सेप्ट फ्रॉम आयरन ओर, फार्मास्यूटिकल, स्पाइसेस एंड राइस, ऑल अदर कमोडिटीज़ हैव प्रिंटेड नेगेटिव ग्रोथ इन द मंथ्स ऑफ मे। और अगर हम बात करें क्रूशल पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट की, तो वो भी कंटिन्यूसली श्रिंक कर रहा है और वो कितना पहुंच गया है 68.4%, जो कि अप्रैल के महीने में 66% था। तो अप्रैल में हमारा पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट 66% था, जो मई के मंथ में और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ज़्यादा श्रिंक किया, दैट इज़ 68.4%। और अगर हम बात करें, आप ये कहने को भी कह सकते हैं कि मई के मंथ तक तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो चुकी थी, बहुत सारे जो लॉकडाउन जो पोर्ट्स थे उनको क्लियर कर दिया गया था, लॉकडाउन ईज कर दिया गया था। इसके बावजूद भी अगर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट में, देन इट इज़ अ बैड इंडिकेटर एंड मे डेवलप द नेगेटिव सेंटिमेंट्स अमंग एक्सपोर्टर्स। और इसका सीधा मतलब ये भी है कि कुछ ऐसे हिंड्रेंस है, मे बी इंफ्रास्ट्रक्चरल, मे बी इंस्टीट्यूशनल, मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव, जिनको ओवरकम करने की ज़रूरत है इवन लॉकडाउन के बाद भी। हालांकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे आर स्टिल लेस वरीड। उनके अकॉर्डिंग ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ये सिर्फ मई के महीने में होगा, जून में आगे आने वाले टाइम में जो जून का डेटा होगा उसमें हम रिवाइवल रजिस्टर करेंगे एज़ पर द पॉलिसी मेकर्स। और उनके अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर में ही इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो अपने इस मेजर कॉन्ट्रैक्शन से आउटबाउंड करके पॉजिटिव ट्रेड रजिस्टर करेगा। द मार्च एंड द जून पीरियड इज क्रूशल इन द एक्सपोर्ट साइकिल फॉर मेनी सेक्टर सच एज अपैरल एंड इंजीनियरिंग गुड्स। अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट हुआ है वो हमारा अपैरल सेगमेंट और हमारे इंजीनियरिंग गुड्स का जो एक्सपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। क्योंकि अपैरल क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमारा जो अपैरल हब रहा है, अपैरल प्रोड्यूसिंग हब, टेक्सटाइल हब रहा है इंडिया का, वो उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कंटेनमेंट जोन में फॉल किया, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री कंपनीज़ को ओपन होने की परमिशन नहीं मिली थी इवन लॉकडाउन ईज होने के बाद भी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ऑर्डर्स नहीं मिल सके। जिसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मैं कंटिन्यूसली डिस्कस करते हुए आ रही हूँ आप लोग, तो दैट इज़ तिरुपुर। तिरुपुर एक टेक्सटाइल हब है इंडिया का और वो कंटेनमेंट जोन में आता था। इवन वहाँ के जो
प्रोड्यूसर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत बार रिक्वेस्ट करी कि उनको विद मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द वर्कर्स ऑपरेट करने को दिया जाए, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें कोई भी परमिशन नहीं मिली अपनी इंडस्ट्री, अपनी कंपनी को रिज्यूम करने की, इवन विद द मिनिमम लेबर कैपेसिटी, जिसकी वजह से हमारा अपैरल सेगमेंट में जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा फॉल किया है. As per the Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, he said export in the first week of June were on a par with what they were in June 1 and 7, 2019. तो उनके अकॉर्डिंग अब हमारा जो जून में जो एक्सपोर्ट है वो पिछले ईयर के एक्सपोर्ट के बराबर आ चुका है. तो जून में और आगे आने वाले जुलाई के मंथ्स में हम रिकवरी देख सकते हैं अपने एक्सपोर्ट सेगमेंट में, एज पर द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्राफ, अगर हम ग्राफ में देखना चाहें तो आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट तो हमारा राइज़ किया ही नहीं है. मई के 2019 के फाइनेंशियल ईयर 19 में और 20 में अगर आप देखें तो कहीं भी राइज़ देखने को आपको नहीं मिलेगा, और जहाँ पर है वो बहुत ही थोड़ा बहुत राइज़ आप देख सकते हैं. अदरवाइज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में आप देखें, ट्रेड डेफिसिट तो है ही इंडिया में, जो आपको दिख रहा है. दिस इज रेड लाइन इज़ द एक्सपोर्ट लाइन एंड द ब्लू लाइन इज़ द इम्पोर्ट लाइन. और अगर आप देखें तो दोनों ही एकदम पैरेलल चलती हुई आपको दिखेंगी. मई के महीने में अगर हमारा एक्सपोर्ट फॉल किया है तो हमारा इंपोर्ट भी उतना ही फॉल किया है. उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो क्लोज डाउन थी वो था. और अगर हम ट्रेड डेफिसिट को देखना चाहें तो ट्रेड डेफिसिट भी इस ड्यूरेशन में बहुत कम रहा है. हालांकि मई के मंथ्स के बाद से आप देख सकते हैं स्लाइट इंप्रूवमेंट रजिस्टर हो रहा है दोनों में. इंपोर्ट भी हमारा धीमे धीमे बढ़ रहा है और हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है. तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जून में जो डेटा आएगा वो थोड़ा पॉजिटिव डेटा आएगा. अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. Export in services are estimated to have a contracted by 15.95% in the months of May. और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है वो जून के महीने में मई के बाद से अब धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगा और वो आउटबाउंड कर जाएगा हमारा मर्केंटाइज एक्सपोर्ट. बट सर्विस सेक्टर के केस में ऐसा कहा जा रहा है कि ये इम्पोर्ट हो सकता है फर्दर फॉल करे. इसके रीज़न भी बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारी डेवलप इकोनॉमी, चाहे वो यूएसए हो या हमारे यूरोपियन नेशंस हो, वहाँ पर पैंडेमिक बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है और वही हमारे सबसे बड़े इम्पोर्टर्स हैं, जिनसे हमारा जो स्पेशली आईटी और हमारा टूरिज़्म है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं सारे कंट्रीज से आता है. तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इवन जून के मंथ में भी अनलाइक मर्केंटाइज एक्सपोर्ट, सर्विस सेक्टर इज़ नॉट गोइंग टू शो अप एनी पॉजिटिव डेवलपमेंट. अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या मर्केंटाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो अप्रैल में जितना फॉल था, जितना कॉन्ट्रैक्शन था, मई में वो कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ. इवन इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर अप्रैल में 15.97% का कॉन्ट्रैक्शन था, जो मई में बढ़ के 31.38% आ गया. और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जून में ये और बढ़ेगा. तो सर्विस सेक्टर में जो एक्सपोर्ट है हमारा, उसमें अभी रिकवरी नहीं दिख रही फ़िलहाल के लिए. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 3. US to allow firms to work with Huawei on non-sensitive 5G टेक्नोलॉजी. पिछले साल US अथॉरिटीज़ ने चाइनीज़ फर्म Huawei को इन USA में बिज़नेस करने से मना कर दिया था. एक अमेंडमेंट, एक एक्ट पास किया था जिसमें उसने प्रोहिबिट कर दिया था Huawei को 5G टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करने से, या नेक्स्ट जनरेशन जो 5G नेटवर्क है उसमें पार्टिसिपेट करने से, किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स 5G नेटवर्क में सेल करने के लिए मना कर दिया था. क्यों? क्योंकि USA के कंसर्न था कि Huawei जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट्स के साथ मिल करके उसके जितने भी कंज्यूमर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनका पर्सनल डेटाबेस लीक कर रही है चाइनीज़ गवर्नमेंट को. एंड दैट वाज द स्ट्रैटेजिक कंसर्न और द नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न फॉर USA. अब रिसेंटली USA ने अपने उस एक्ट को अमेंड कर दिया है और US की जितनी भी कंपनीज थी उनको अलाउ कर दिया कि वो चाइना की Huawei कंपनी के साथ बिजनेस कर सकते हैं, एंड दे कैन वर्क टुगेदर इन सेटिंग अप द स्टैंडर्ड फॉर नेक्स्ट जनरेशन 5G network. So US Commerce Department and other agencies, those who were involved in this rule, has changed the rules and allowed the Huawei to participate in 5G network business in America. तो आप ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है. हो सकता है कि इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद हमें जो चाइना US वॉर देखने को मिल रहा है उसमें कुछ ईज आउट देखने को मिले, कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिले जो चाइना और USA में इसमें ट्रेड वॉर चल रहा है.
और यूएसए जैसी कंट्री ने जब हुआवे को अलाउ कर दिया है अपने यहाँ बिजनेस करने से, तो हो सकता है इंडिया या अदर जैसे कंट्री जो कि इस चीज़ के लिए कंसर्न शो कर रहे थे, वहाँ पर भी अब हुआवे को बिजनेस ऑपरेट करने में या एंट्री करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. And it is said that this amendment is seen as a significant help to US companies maintaining leadership in international standard group without affecting the government's objective regarding Huawei. अब इससे क्या होगा, हालांकि अगर आप ध्यान से देखें इस जजमेंट को, इस रूल को, तो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में या नॉन सेंसिटिव सेक्टर में ही अलाउ किया है हुआवे को. जितने भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर हैं, सिक्योरिटी सेक्टर हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है यूएस गवर्नमेंट की, उनमें स्टिल हुआवे को अलाउ नहीं किया गया है. अब इससे दो फायदे होंगे. एक तो हो सकता है यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर है उसमें थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन देखने को मिले. दूसरा, जो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि दिस अमेंडमेंट कैन बी सीन एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टू हेल्प द यूएस कंपनीज. अब इससे क्या होगा कि यूएस कंपनीज जो कि अभी बहुत सारी, ऐसा नहीं था कि यूएस ने अगर हुआवे को मना कर दिया था तो बहुत सारी अदर कंट्रीज़ ने मना कर दिया था. नहीं, हुआवे वहाँ ऑपरेट कर रही थी. अब उससे क्या हो रहा था कि अगर एक कंपनी में से इंडिया में हुआवे को अलाउ कर दिया गया कि आप ऑपरेट करिए 5G नेटवर्क में, आप एंटर कर सकते हैं, आप प्रॉपर्ली बिजनेस कर सकते हैं. अब जो अदर कंपनीज़ हैं वो हुआवे के साथ मिलकर के इंडिया में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं. बट उस केस में अब जो यूएस कंपनी अगर इंडिया में ऑपरेट करना चाहेंगी तो यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें मना कर रखा है कि दे कैन नॉट वर्क विद हुआवे. तो वो इंडिया में उतना अच्छा मार्केट एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि उनको हुआवे से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा या वो हुआवे कंपनी के साथ कोई भी वेंचर या बिजनेस नहीं कर सकती एज़ पर देयर डिपार्टमेंट और एज़ पर देयर गवर्नमेंट. तो इसी चीज़ों को हेल्प आउट करने के लिए यूएस की जो कंपनीज़ हैं उनको लीडरशिप मेंटेन करने के लिए और इस चीज़ का ध्यान रखते हुए यूएस गवर्नमेंट ने इस रूल को अमेंड किया है ताकि जो यूएस की कंपनीज़ हैं उनको अपनी लीडरशिप मेंटेन करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और वो इंडिया और अदर जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी में ईजिली काम कर सकें और अपना डोमिनेंट रोल मेंटेन कर सकें. ऐसा ना हो कि यूएस गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से उन्हें किसी अदर कंट्री में या अदर किसी मार्केट में काम करने में प्रॉब्लम आए या बिजनेस करने में प्रॉब्लम आए. इसी को ध्यान में रखते हुए यूएस गवर्नमेंट ने इस रूल को अमेंड किया है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 4. प्रधान बैट्स फॉर स्प्लिटिंग गेल न्यू गैस टैरिफ पॉलिसी. रिसेंटली गेल इंडिया ने रिक्वेस्ट करी थी गवर्नमेंट से कि उसकी जो कंपनी है उसको 2 वर्टिकल्स में डिवाइड कर दिया जाए. 2 वर्टिकल कौन से? one vertical about the gas transmission and the second vertical about the gas marketing और marketing business. ऐसा क्यों किया? क्योंकि गेल जो है वो अपने दोनों बिजनेसेस पर फोकस करना चाहती है और वो अगर दोनों ही बिजनेस को एक ही एंटिटी ऑपरेट करेगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. दोनों पर इक्वल फोकस नहीं हो पाएगा. एक कोर बिजनेस तो हर कंपनी का होता है जिस पे वो पूरा फोकस करती है. तो गेल ने भी अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी थी कि गेल को भी 2 सब्सिडरी 2 वर्टिकल्स में डिवाइड कर दिया जाए या गेल का बाइफर्केशन कर दिया जाए. तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब गेल इज़ गोइंग फॉर बाइफर्केशन. द यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ऑन मंडे सेड द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडरिंग द बाइफर्केशन ऑफ गेल. अब आज का क्वेश्चन आपका है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि गेल का फुल फॉर्म क्या है और बेसिकली गेल कब स्टैब्लिश हुआ था, हिस्ट्री क्या है और किस किस सेगमेंट में गेल ऑपरेट करता है. तो अब न्यूज़ देख लेते हैं. और ऐसा बहुत सारा एक्सपर्ट का या गवर्नमेंट का भी ये इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेल के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी जिससे कि क्या होगा, गेल जो है वो अनबंडल्ड हो जाएगा. टू कंपनीज में, 2 कंपनीज़ में अनबंडल्ड हो जाएगा. पहली कंपनी जो होगी वो फोकस करेगी सिंपल गैस ट्रांसमिशन में, उसका मार्केटिंग बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होगा. जो दूसरी एंटिटी होगी, जो दूसरा वर्टिकल होगा, दैट विल फोकस ऑन मार्केटिंग बिजनेस, मार्केटिंग ऑफ गैस. तो 2 बिजनेस ऑपरेट होंगे जिससे कि जो गेल या जो हमारे स्टेट रन पब्लिक सेक्टर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी. और इस स्टेट रन कंपनी को इस तरह के बाइफर्केशन के लिए इमीडिएटली तो हो नहीं जाता है. दे नीड टू अप्लाई द कंसल्टेंट. जो कंसल्टेंट देखेंगे किस तरह से बाइफर्केशन हो सकता है, किसका कौन सा असेट किसको दिया जाएगा, बुक वैल्यू कितनी, बहुत सारे इश्यूज होते हैं. अगर कोई कंपनी इवन मर्ज होती है तो भी, और बाइफर्केट होती है तो भी 2 कंपनीज़ में, तो भी बहुत ज़्यादा ऐसे ऑपरेटिंग और अकाउंटिंग टर्म्स जो होते हैं जो या अकाउंटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं. तो इसके लिए अर्न्स्ट एंड यंग को एज ए कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है जो कि इस पर्टिकुलर प्रपोजल पर अपना सजेशन या अपना रिकमेंडेशन देगा कि किस तरह से बाइफर्केशन हो सकता है.
और अगर हम बात करें रूल्स की, तो एज़ पर द पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, ऐसी कोई भी गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी जो कि ऑलरेडी ट्रांसमिशन में है वो मार्केटिंग में नहीं हो सकती। तो गेल के लिए बहुत बड़ा कंसर्न था, बिकॉज गेल वॉज द गैस ट्रांसमिशन कंपनी एज वेल एज द मार्केटिंग कंपनी। तो जो ये कंसर्न था कि एक पाइपलाइन कंपनी कैन बी द ट्रेडर एज वेल, तो इस कंसर्न को दूर करने के लिए भी ये बाइफर्केशन हो रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बाइफर्केशन के बाद से जो गवर्नमेंट है वो मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग सिस्टम लाएगी एज पर द न्यू टैरिफ पॉलिसी फॉर नेचुरल गैस। मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग मैकेनिज्म लाएगी। उससे क्या होगा कि जो गैस के जो प्राइजेज हैं वो मार्केट डायनामिक्स पर डिपेंड करेंगे रादर देन डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो इस बाइफर्केशन के बाद गवर्नमेंट कैन ब्रिंग द न्यू टैरिफ पॉलिसी फॉर नेचुरल गैस एंड कैन ब्रिंग द मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉर नेचुरल गैस ट्रांसमिशन कंपनीज। तो अभी रिसेंटली धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया का फर्स्ट जो नेचुरल गैस एक्सचेंज है, इंडियन गैस एक्सचेंज IGX भी बोलते हैं, उसको लॉन्च किया है। तो उसी में धर्मेंद्र प्रधान ने ये इंडिकेशन भी दिया था कि, और ये कंसर्न भी शो किया था कि जो गैस मार्केटिंग कंपनी कैन नॉट बी द की ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर, की जो ट्रांसमिशन भी दे रहा है और मार्केटिंग भी कर रहा है, दोनों कंपनी एक काम नहीं कर सकती हैं, या एक कंपनी दो काम नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर एक लाइन जो है हिडन है, आप ध्यान रखेंगे। इंडिया का जो फर्स्ट नेचुरल गैस एक्सचेंज अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसको इंडियन गैस एक्सचेंज IGX भी बोलते हैं। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, हो सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत प्रॉबेबल क्वेश्चन बन करके आ जाए। हालांकि इस पे फाइनल डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट ही लेगी गेल के बाइफर्केशन पे, बट एक्सपर्ट का ये कहना है कि इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विल गेट द अप्रूवल ऑफ द यूनियन कैबिनेट। And if nomination gas sold at a lower rate is brought into this trading hub, it will be a huge boost for producer like ONGC and Oil India। तो अब आप जल्दी ही गेल का बाइफर्केशन देखेंगे, जिसमें गेल का गैस ट्रांसमिशन का और मार्केटिंग का बिजनेस दोनों ही अलग हो जाएगा। अगर हम बात करें टाइमलाइन की, गवर्नमेंट का प्लान क्या, तो गेल ने अभी फ़िलहाल के लिए अपना कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया है। मिनिस्ट्री इज़ लाइकली टू सीक कैबिनेट अप्रूवल फॉर बाइफर्केशन, और इट इज़ most likely that government will give the approval for the bifurcation of the GAIL. Next, Central lays down the roadmap for increasing the share of natural gas in India's energy basket to 15% by 2030, जो करंटली कितना है 6.2% का है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अभी प्लान है वो फिलहाल का ये है कि 2030 तक नेचुरल गैस का जो शेयर है इंडिया के एनर्जी बास्केट में उसको 15% तक इंक्रीज़ कर देना। करंटली कितना है 6.2% का। ये स्टैटिस्टिक्स भी PCS के एग्ज़ाम या गवर्नमेंट या बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है कि 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना टारगेट रखा है नेचुरल गैस का इंडिया के एनर्जी गैस बास्केट में। और IGX टू ऑफर बोथ ऑप्शंस, बाइंग द प्रोडक्ट एज वेल एज परचेजिंग अलॉन्ग विद द डिलीवरी। तो रिसेंटली जो गैस एक्सचेंज ओपन हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन हुआ है, उसके पास दोनों ऑप्शंस होंगे, बाइंग और परचेजिंग दोनों तरह के। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉन्ग टर्म प्लान है, जिसमें बाइफर्केशन ऑफ गेल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 इवन ऑन पेज नंबर 4। सोलर में इक्लिप्स थर्मल पावर बाई 2030 CEA। यहाँ पर CEA का मतलब क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र नहीं समझेंगे, यहाँ पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो किसके अंडर आता है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आती है। उसकी टेक्निकल आर्म है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री में आते हैं और ये किसकी टेक्निकल आर्म है, तो आप याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने एक रिसर्च करी, एक सर्वे किया, जिसमें उसने पाया कि सोलर बेस्ड पावर जनरेशन जो है इंडिया में वो 2030 तक ओवरऑल एनर्जी मिक्स में कोल को सरपास कर देगा। अगर अभी के एनर्जी मिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, थर्मल पावर प्लांट का है, कोल का है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी जनरेट होती है वो कोल से होती है। एज पर दिस रिपोर्ट 2030 तक कोल को सरपास करके हमारा जो लार्जेस्ट शेयर है वो सोलर बेस्ड पावर जनरेशन पर डिपेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि एनर्जी मिक्स क्या होता है। तो बहुत ही अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताऊँ तो एनर्जी मिक्स इज़ द ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस। ये एक ग्रुप होता है डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस का, प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस का,
from which secondary energy sources for direct use such as electricity is प्रोड्यूस। तो हम यहाँ प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज से सेकेंडरी एनर्जी जनरेट करते हैं, दैट जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज जैसे हमारे उसमें हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज भी आते हैं, हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी आते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे जैसे कोल, और रिन्यूएबल सोर्सेज हमारा सोलर, विंड, ये सब हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। तो इन सारे सोर्सेस इनको बोलते हैं प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज। बट क्या इनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते? हम कोल को ऐसा थोड़ी कि अपने घर में लगा दें और हमें तुरंत इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगे, नहीं, इसमें कुछ प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। प्रोसेसिंग के बाद सेकेंडरी एनर्जी सोर्स जनरेट होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली। तो जितने भी ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज होते हैं उनको बोलते हैं एनर्जी मिक्स। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है वो 2022 तक अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी का लार्जेस्ट पार्ट जो है वो रीन्यूएबल सोर्सेज पर शिफ्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, कोल हो चाहे वो कोई भी नेचुरल गैस हो, वो सब लिमिटेड हैं, दे आर नॉट अनलिमिटेड सोर्स। वेयर एज द रिन्यूएबल सोर्सेस लस लाइक सोलर हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए अनलिमिटेड है, मैं नहीं पता वो कब ख़त्म होगा, लेकिन अनलिमिटेड मानते हैं। तो ये सब रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, तो इनसे जो एनर्जी जनरेट होगी ये सस्टेनेबल एनर्जी होगी। ऑन द अदर हैंड इसको ग्रीन एनर्जी भी बोलते हैं। अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से जो एनर्जी जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जनरेट करती है। बट जो एनर्जी हमारी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट होती है उसका पॉल्यूशन इम्पैक्ट बहुत कम होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करेगी इंडिया में। तो एज पर द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, शेयर ऑफ solar power will increase to 35% by the year 2029 to 30। मीन्स आगे आने वाले 10 सालों में सोलर एनर्जी हमारी सबसे प्राइमरी एनर्जी मिक्स सोर्स बन करके उभरेगा। However, the share of coal-based power generation is expected to decrease to 32%। और जो कोल का जो शेयर होगा टोटल एनर्जी मिक्स में वो 32% तक रह जाएगा। और अभी वो कितना है? अभी वो 53.5%। तो अगर हम अभी की बात करें तो कोल जो है वो हमारे टोटल एनर्जी मिक्स में आधे से ज़्यादा पार्ट शेयर करता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक ये 32% तक डिक्रीज़ कर जाएगा और सोलर का जो पार्ट है वो 35% तक पहुंच जाएगा। And as per the report, non-fossil fuel just like solar, wind, biomass, hydro, nuclear, इन सब की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 2030 तक 64% तक पहुंच जाएगी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी। और जिसका कंट्रीब्यूशन कब इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 44.7% तक का हो जाएगा। और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइमरी फोकस है, टारगेट है 2022 तक। और अगर हम अभी की बात करें, अभी जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनका कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल एनर्जी मिक्स में? उनका कंट्रीब्यूशन 22% का है, जो कि 2030 तक 44% एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इस तरह की रिपोर्ट का उस समय पे आना जब ही इंडिया ने रिसेंटली अपना कोल सेक्टर ओपन कर दिया है प्राइवेट कंपनीज़ के पार्टिसिपेशन के लिए। और उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पीरियड में इस तरह की रिपोर्ट आना ये इंडिकेट करता है कि अब थर्मल पावर प्लांट को अपनी ग्रोथ, अपनी डिमांड के लिए दोबारा से सोचना पड़ेगा। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि कोल या थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं उनकी वैल्यू 2030 तक बिल्कुल ही कम हो जाएगी, बट हाइड्रो एंड फ्लेक्सिबल कोल प्लांट्स कैन प्रोवाइड द इसेंशियल सपोर्ट फॉर ग्रिड स्टेबिलिटी। तो ग्रिड स्टेबिलिटी को लेकर के कोल और जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनका रोल तभी भी क्रूशल रहेगा। As per the CEA pegged India's energy requirement to grow at sluggish pace of 5.22% between 2021 and 2027. Therefore, there arises a need for detailed generation expansion planning studied for power scenario in 2030.
तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, 5.22% की ग्रोथ है। हमने रिसेंटली अपने कोर सेक्टर को ओपन कर दिया है प्राइवेट कंपनीज़ के लिए, तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जनरेट हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अब देयर इज़ अ नीड, एक नीड जनरेट हो रही है कि जिसमें डिटेल स्टडी करी जाए इंडिया के जनरेशन एक्सपेंशन प्लानिंग की पॉलिसी की, कि आगे इंडिया की कैसा एनर्जी जनरेशन रहेगा, एनर्जी मिक्स कैसा रहेगा, और हर सेक्टर रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकती है इंडिया कार्बन फ्री ग्रोथ पाथ पर आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं या जो हमारे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनकी ज़रूरत बिल्कुल ज़ीरो रह जाएगी, उनकी डिमांड बिल्कुल ज़ीरो रह जाएगी, बट उनका भी रोल रहेगा। तो अब यहाँ पर एक डिटेल स्टडी की ज़रूरत है। अगर हम बात करें कि किस पर्टिकुलर एनर्जी मिक्स का कितना अभी का शेयर है, तो हम देख सकते हैं 2020 में हमारा हाइड्रो 12.45%, कोल प्लस इग्नाइट 56.0, जो कि अभी सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा, आधे से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अभी कोल एंड इग्नाइट्स का है। गैस 6.9, न्यूक्लियर 1.9, सोलर, विंड, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो, इन सब का मिलाकर 22.7। एंड व्हाट इट एक्सपेक्टेड टू बी इन 2030। हम अगर हाइड्रो की बात करें तो ये इसका हाइड्रो का रोल आपको कम होता हुआ दिखेगा, शेयर कम होता हुआ दिखेगा। अभी 12.4 है, बट आगे जाकर के 7.46 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं, लोकल विलेजर्स होते हैं, वो हाइड्रो प्लांट जो डैम्स बनते हैं उनके लिए अपोजिशन पे रहते हैं। बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट ऐसा कहते हैं जब कहीं भी डैम बनता है तो इट्स नॉट गुड फॉर द इकोलॉजी ऑफ दैट लोकल एरिया, तो गवर्नमेंट इस पर डिपेंडेंसी कम करेगी। तो 2030 तक 7.4% रह जाएगा। कोल का 32.6, गैस 3.07, न्यूक्लियर 2.37, और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो सोलर जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, या गवर्नमेंट का जो फोकस है वो सोलर पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि इससे इकोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। उसका कितना शेयर बढ़ेगा? 34.28% का। तो आगे आने वाले टाइम में सोलर पैनल इक्विपमेंट्स, सोलर एनर्जी इक्विपमेंट्स, इन सब की भी डिमांड बढ़ेगी। और अभी के लिए आपको पता है कि चाइना इसमें सबसे आगे है और इंडिया भी इस कैपेसिटी को डेवलप कर रहा है एज पर द न्यू सोलर मिशन ऑफ इंडिया। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। डिविडेंड पे आउट बाय IT फर्म्स लाइकली टू डिप फर्दर इन फाइनेंशियल ईयर 21। So the dividend payout by information technology services firm in the ongoing financial year is likely to witness a dip compared to the previous year. क्यों? बिकॉज कंपनीज आर नाउ लुकिंग एग्रेसिवली फॉर कंजर्विंग देयर कैश टू टाइड ओवर द कोविड इंड्यूस पैंडेमिक। तो अभी के लिए जो कंपनीज हैं वो अपने कैश को रिजर्व कर रही हैं ताकि उस पैंडेमिक की सिचुएशन से ओवरकम कर सके, क्योंकि प्रोजेक्ट्स फॉल आउट भी देखने को मिल रहा है। तो टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, आपने देखा होगा रिसेंटली सबने इंक्रीमेंट या रेट कट किए हैं, सैलरी कट किए हैं अपने एम्प्लॉयज़ के, और आगे आने वाले टाइम में इस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड पे आउट में भी कट देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। लेंडर्स इन कैश 2020 इंडियन बैंक चीफ। सो एज पर द इंडियन बैंक चीफ, Indian banking system is in cash 2020 situation and they try to balance between the credit growth and bad लोन्स। उन्हें लोन भी देना है और उन्हें यह भी इंश्योर करना है कि जो वो लोन इस पैंडेमिक की सिचुएशन में दे रहे हैं वो बैड डेट्स या NPA में कन्वर्ट ना हो जाए। तो बैंकिंग इंडस्ट्री इस समय सबसे ज़्यादा डायलेमेटिक सिचुएशन में है, क्योंकि गवर्नमेंट और RBI कंटिन्यूसली ज़्यादा लेंडिंग करने को बोल रहे हैं उनको, और बैंक्स जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो ये भी जानते हैं कि अगर इस ड्यूरेशन में उन्होंने लेंड किया तो आगे अनसर्टन सिचुएशन है, पता नहीं कि इसमें से कितना अमाउंट जो है वो NPA में कन्वर्ट हो जाए, कितना लोन अमाउंट NPA में कन्वर्ट हो जाए। तो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री इस समय कैश 22 की सिचुएशन में है कि भाई लैंड करें या NPA बढ़ाएं। हालांकि बहुत सारी लेंडिंग स्कीम्स में या लोन की स्कीम में गवर्नमेंट ने 100% गारंटी दी है, इसके बावजूद भी एक ऐसा सेगमेंट है जो कि अनगारंटीड है, जिसको लेकर के जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन की कंडीशन में है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। PNB HFC प्लान्स टू सेल ₹2000 करोड़ कॉर्पोरेट loans. PNB Housing Finance plans to sell its corporate loan worth ₹200 crores in the current financial year.
And why our PNB is going to do so? To further release its capital and use the same for growing retail home loan book. तो अब PNB HFC is in talk with banks for offering it's a part of its corporate loans. तो अभी ये डिस्कशन में है बहुत सारे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कि जो अपना कॉर्पोरेट लोन है उसको सेल आउट कर सकें और जो फंड रिलीज हो उसको अपने कैपिटल और ग्रोथ एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ किया जा सकता है. तो रिसेंटली it can be expected that the deal will finalize in upcoming few weeks. जिसके बाद जो कंपनी है PNB इंस्टीट्यूशन है वो अपने लोअर रिस्क वेटेड रिटेल एसेट्स बिजनेस पर ज़्यादा फोकस करेगा रादर देन कॉर्पोरेट बिजनेस. आज की न्यूज़ ऑफ द डे, US टू अलाउ फर्म्स टू वर्क विद हुआवे ऑन नॉन सेंसिटिव 5G टेक्नोलॉजी. इसमें आप जो हमारा डेटा प्राइवेसी है, ज़ीरो डे है, उस सब के बारे में भी पढ़ सकते हैं. ज़ीरो डे कंसेप्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, डेटा प्राइवेसी के बारे में पढ़ सकते हैं. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो इस न्यूज़ में इंक्लूड होते हैं. आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही. इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.